Good morning to all. Welcome to the TSN school. Today I am going to explain class 9 science chapter number 14 natural resources. Natural resources. Our planet Earth is the only one on which life. Planets कितने होते हैं बेटे? 8 planets होते हैं. तो उनमें से केवल अर्थ ही एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर कि जीवन संभव है. लाइफ ऑन अर्थ इज डिपेंड ऑन मैनी फैक्टर्स. अर्थ पर अगर जीवन है तो वो बहुत से फैक्टर्स के ऊपर डिपेंडेबल हैं. मोस्ट लाइफ फॉर्म्स वी नो need an ambient temperature, water and food. The resources available on the earth and the energy from the sun are necessary to meet the basic requirements of all life forms on the earth. अर्थ पर जीवन के लिए, पृथ्वी पर जीवन के लिए हमें एक टेम्परेचर की ज़रूरत है. वो टेम्परेचर जिसमें कि जीवन संभव हो सके. बिल्कुल लो टेम्परेचर होगा तब भी वहाँ पे लाइफ एक्सिस्ट नहीं हो सकती, और हाई टेम्परेचर होगा तो भी वहाँ पर लाइफ एक्सिस्ट नहीं हो सकती. तो अर्थ पर जो एनर्जी है उसका मेन सोर्स कौन है? सन है. तो देखिए आगे, व्हाट आर दीज रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. वो कौन कौन से रिसोर्सेज हैं जिसकी वजह से अर्थ पर जीवन संभव है. दीज आर द लैंड, द वाटर एंड द एयर. क्या क्या है वो? एक तो लैंड, वाटर और फिर एयर. द आउटर क्रस्ट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर. वाटर कवर्स 75% ऑफ द अर्थ सरफेस. इट इज़ ऑल्सो फाउंड अंडरग्राउंड. जो वाटर है वो अर्थ की सरफेस पे तकरीबन 75% एरिया कवर करता है और ये ज़मीन के अंदर भी पाया जाता है. These comprise the hydrosphere, the air and the covers the whole of the earth like a blanket. हमारे अर्थ को चारों तरफ से एटमॉस्फेयर ने घेरा हुआ है एक ब्लैंकेट के जैसे. इस कॉल्ड द एटमॉस्फेयर. ये जो एयर का जो पार्ट है जिसने कि पूरी तरीके से अर्थ को चारों तरफ से ब्लैंकेट के समान घेरा हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं? एटमॉस्फेयर कहते हैं. लिविंग थिंग्स आर फाउंड वेयर दीज थ्री एग्जिस्ट. जीवन वहीं संभव है जहाँ पर ये तीनों आपस में कनेक्ट हो रहे हैं. दिस लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, द हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर. एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर आपस में इंटरकनेक्ट जहाँ पर होंगे जीवन वहीं पर पॉसिबल है, इज़ नोन एज द बायोस्फीयर. तो यदि आपके पास में क्वेश्चन पुटअप होता है कि व्हाट इज़ द बायोस्फीयर, तो आपको ये डेफिनेशन लिखनी है और 1 मार्क्स के अंदर ये जो क्वेश्चन है ये पूछा जाता है. ठीक है ना. तो क्या क्वेश्चन है आपके पास में कि व्हाट इज़ बायोस्फीयर, तो हमको यहाँ से लिखना है द लाइफ सपोर्टिंग जोन ऑफ द अर्थ वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड द लिथोस्फीयर इंटरकनेक्टेड एंड मेक लाइफ पॉसिबल इज नोन एज द बायोस्फीयर. लिविंग थिंग constitute the biotic components of the biosphere. The air and the water and the soil form the non-living or abiotic components of the biosphere. Let us study these abiotic components in detail in order of the understand their role in sustaining life on earth. इस चैप्टर के अंदर हम यही स्टडी करने वाले हैं कि जो अबायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं वो जीवन को, वो लाइफ को किस तरीके से सपोर्ट करते हैं और वो कौन कौन से हैं? एयर, वाटर, लैंड, forest, minerals, they all are the abiotic components. Okay, now let me start natural resources. Types of the natural resources है बेटे. फर्स्टली आपके पास में कौन कौन से हैं? फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल, लैंड, एनर्जी. ओके, नाउ रिसोर्सेज ऑन द अर्थ. The natural resources of the earth are air, water, soil, minerals and living organisms. The outer crust of the earth is the lithosphere. ये बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, इसलिए मैंने आपको एज अ स्लाइड यहाँ पर दे दिया है. क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये वाला कि जो आउटर क्रस्ट होती है अर्थ की वो क्या कहलाती है? लिथोस्फीयर. द वाटर ऑन द अर्थ इज़ द हाइड्रोस्फीयर. पानी जो मौजूद है अर्थ पर वो हाइड्रोस्फीयर कहलाएगा. द लेयर ऑफ द एयर अराउंड द अर्थ इज़ एटमॉस्फेयर. जो एयर है चारों तरफ घेरे हुए है पृथ्वी को, तो वो पार्ट क्या कहलाएगा? एटमॉस्फेयर. लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड वेयर द एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर इंटरकनेक्टेड एंड इन द इज द बायोस्फीयर. और ये क्या कहलाता है? बायोस्फीयर कहलाता है. देखिए यहाँ पर आपके सामने एक
डायग्राम के थ्रू मैंने आपको बताने की कोशिश करी है कि यहाँ पर ये हाइड्रोस्फीयर आ गया, इधर लिथोस्फीयर हो गया और इधर एटमॉस्फेयर हो गया। तो ये जहाँ पर इंटरकनेक्टेड होंगे जीवन वहीं पे संभव है। देखिए यहाँ पर हो सकता है, इधर हो सकता है और इधर हो सकता है। ओके, नाउ नेक्स्ट है हमारे पास है बेटे एयर। एयर इज द मिक्सचर ऑफ द गैसेज लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेज। एयर क्या है? एयर इन सब का मिक्सचर है, नाइट्रोजन गैस का, ऑक्सीजन का और कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड अदर गैसेस का। ड्यूरिंग रेस्पिरेशन लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज ऑक्सीजन टू ब्रेक डाउन ग्लूकोज एंड गेट एनर्जी फॉर देयर एक्टिविटीज। This result in the release of the carbon dioxide, burning of the fuels. Also use oxygen and the release carbon dioxide. During photosynthesis, green plants converts carbon dioxide into glucose in the presence of the sunlight. This result in the release of oxygen. This process help to maintain the oxygen carbon dioxide balance in nature. तो बेटे इस टॉपिक को समझने से पहले मैं आपको थोड़ा सा रिवाइज करा देती हूँ। आपने प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस के बारे में तो स्टडी किया ही था। हमने जो प्रीवियस चैप्टर था उसके अंदर मैंने आपको फोटोसिंथेसिस की स्टडी कराई थी। तो फोटोसिंथेसिस में क्या होता है बेटे कि जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद बना सकते हैं और प्लांट्स में क्या होता है, ग्रीन लीव्स होती हैं, वो ग्रीन लीव्स के अंदर ग्रीन कलर का कंपोनेंट्स होता है ना, पिगमेंट होता है। उस पिगमेंट को हम क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। और लीफ क्लोरोफिल का यूज़ करके और सनलाइट और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का यूज़ करके ग्लूकोज बनाती है C6H12O6 और क्या बनता है? ऑक्सीजन बनता है। ये ऑक्सीजन डायरेक्ट जो है हमें दे दी जाती है, सप्लाई कर दी जाती है एटमॉस्फेयर के अंदर, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऑक्सीजन को वहाँ से ले लेते हैं। तो यही इसके अंदर बताया गया है, इस प्रोसेस को हमें बताया गया है कि इस प्रोसेस के थ्रू क्या होता है कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका बैलेंस बना हुआ रहता है प्रकृति के अंदर। नाउ नेक्स्ट है द रोल ऑफ द एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल। क्लाइमेट को कंट्रोल करने के अंदर एटमॉस्फेयर का क्या रोल है कि एटमॉस्फेयर जो है उसने बेटा अर्थ को कैसे कवर कर रखा है? ब्लैंकेट कैसे कवर कर रखा है? एयर इज द बैड कंडक्टर ऑफ द हीट। और एयर क्या है? इस बैड कंडक्टर ऑफ हीट है। इट प्रिवेंट्स सडन इंक्रीज द टेम्परेचर ड्यूरिंग द डे एंड ऑल्सो स्लोज डाउन the escape of heat during the night, so the atmosphere keeps the average temperature of the earth fairly steady during the day and the throughout the year। तो क्या होता है बेटा कि अचानक से टेम्परेचर बढ़ जाए तो जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको बहुत इफेक्ट होगा। तो एटमॉस्फेयर ने क्या कर रखा है? ब्लैंकेट के समान हम लोगों को ढक रखा है, तो न तो ज़्यादा हाई टेम्परेचर होने देगा, कंट्रोल करके रखता है, उसे हमें बचा के रखता है। द मूवमेंट ऑफ द एयर। अब ये जो मूवमेंट ऑफ द एयर है ये हमने 7th क्लास में 6th क्लास के अंदर भी स्टडी किया है। और इसमें क्या बता रहा है कि व्हेन एयर गेट्स हीटेड, जब हवा गर्म होती है, इट राइज अप, वो ऊपर की तरफ उठती है एंड प्रोड्यूस लो प्रेशर, और लो प्रेशर प्रोड्यूस करती है एंड कूल एयर मूव्स इनटू टेक इट्स प्लेस। और जो ठंडी हवा होती है वो गर्म हवा की जगह के ऊपर आती जाती है। जैसे जो हवा है वो गर्म हुआ, एयर गर्म हुआ और उसके बाद में वो हीट होने के बाद में ऊपर की तरफ उठेगा और ऊपर की तरफ उठकर वो कहाँ पर जाएगा? वो जाएगा उस तरफ जहाँ पर कि ठंडी हवा है, और ठंडी हवा कहाँ जाएगी? गर्म हवा की जगह पे आ जाएगी। द मूवमेंट ऑफ द एयर कॉजेज द विंड्स ड्यूरिंग द डे, द लैंड गेट्स हीटेड फास्टर दैन द सी। पूरे दिन भर के अंदर जो ज़मीन होती है बेटा वो जल्दी गर्म होती है समुद्र के पानी की तुलना में। सो द हॉट एयर अबव So the hot air above the land rises up, the cool air from the sea moves towards the land. During the night, sea cools down slowly, then the land, so the hot air above the sea rise up and the cool air from the land moves towards the sea. देखिए यहाँ पे इस डायग्राम से समझने की कोशिश कीजिए। फर्स्ट वाले पार्ट के अंदर तो क्या है कि दिन के समय के अंदर जो एयर ज़मीन जो है वो पहले गर्म हो गई है, जल्दी गर्म हो गई है, तो गर्म हवा जो है वो कहाँ जाएगी बेटा? समुद्र की तरफ जाएगी, है ना, सी लेवल की तरफ जाएगी, और वहाँ से जो ठंडी हवा है वो इस तरफ आ रही है। और नाइट में क्या होगा कि जितनी जल्दी ज़मीन जो है वो जितनी जल्दी गर्म होती है उतनी जल्दी ठंडी भी हो जाती है। तो यहाँ पर क्या होगा अब की बार कि जो गर्म हवा है वो इस तरफ आ रही है और जो ठंडी हवा है वो इस तरफ जा रही है। तो ये यहाँ पर हम लोगों ने मूवमेंट ऑफ एयर की स्टडी किया है। नेक्स्ट हम देखते हैं, नेक्स्ट है हमारे पास में रेन। एंड वी नो वेरी वेल कि जो रेन वो किस तरीके से फॉर्मेशन होता है, और
साइकिल जो है वो हम सब जने बहुत अच्छे से जानते हैं कि व्हेन वाटर बॉडीज आर हीटेड ड्यूरिंग द डे अ लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इवेपोरेट्स एंड द राइज अप सम वाटर वेपर ऑल्सो गेट इनटू द एटमॉस्फेयर ड्यू टू अ बायोलॉजिकल एक्टिविटीज लाइक अ ट्रांसपिरेशन एज द वाटर वेपर राइजेस इट cools and the condense to form tiny droplets of water. This appear as clouds when the tiny droplets of water join together to form bigger drops of water. They fall down as rain, snow or hail. तो यहाँ पर आपके सामने मैंने ये स्लाइड जो है वो उसके अंदर शो करा है आपको कि साइकिल ऑफ रेन जो है वो किस तरीके से होता है। तो देखिए बेटा, सबसे पहले यहाँ पर ही बताया गया है कि भाई समुद्र का जो पानी है वो सूरज की रोशनी की वजह से भाप बन के ऊपर उठता है ना, वाटर वेपर में कन्वर्ट होती है। ये वाटर वेपर जो है वो टिनी ड्रॉपलेट्स होती हैं और ये आपस में कंबाइन होकर क्या बनाती है, क्लाउड बनाती है। ये जो क्लाउड होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह के ऊपर मूव कर सकते हैं, जा सकते हैं। तो ये जहाँ पर हवा की साइड होती है, जहाँ पर हवा की दिशा होती है, ये उस तरफ जाते हैं और बीच के अंदर जहाँ पर भी इन्हें माउंटेन मिलता है उस माउंटेन से ये टकराते हैं और उस जगह के ऊपर ये बारिश के रूप में, रेन के रूप में बरस जाते हैं। तो ये था हमारा वाटर साइकिल। नाउ नेक्स्ट है एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन के अंदर बता रखा है इसमें कि द इंक्रीज इन द क्वांटिटी ऑफ द हार्मफुल सब्सटेंस इन द एयर इज कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। बेटे एयर जो है इसमें एटमॉस्फेयर के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उनका एक कंपोनेंट्स है ना, जैसे नाइट्रोजन इतना % है और ऑक्सीजन 21% है, कार्बन डाइऑक्साइड इतना होना चाहिए, अदर गैसेस जो है इतना होना चाहिए। तो सबका परसेंटेज रेशो है। अगर इसमें से कुछ भी ऊपर नीचे होता है दैट मीन्स हम लोग कह सकते हैं कि एयर जो है वो पॉल्यूट हो रही है। ओके, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एयर पॉल्यूशन के नाम से जाना जाता है। फॉसिल फ्यूल्स लाइक अ कोल एंड द पेट्रोलियम कंटेन अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द नाइट्रोजन एंड द सल्फर। तो जो फॉसिल फ्यूल्स होते हैं क्या हैं, वो कोल और पेट्रोलियम है। 8th क्लास के अंदर हमने इनकी स्टडी किया था। तो जब इनको बर्न करते हैं तो इनसे ऑक्साइड्स निकल रहे हैं जो हम व्हीकल्स वगैरह के अंदर इनको काम में लेते हैं। तो वहाँ से भी जो धुआं है वो निकल रहा है, कार्बन पार्टिकल्स निकल रहे हैं। इसी तरीके से जब वुड को बर्न किया जाता है तब भी जो गैसेस हैं हार्मफुल वो रिलीज़ होती हैं। तो इन सब वजह से और जितने भी हमारे पास में इंडस्ट्रियल्स एरियाज़ हैं तो वहाँ पर वहाँ से भी जो धुआं है वो निकलता है। तो इन सब से क्या हो रहा है कि जो एयर है वो पॉल्यूट हो रही है। ओके, और आगे जाके क्या होता है कि इन सब की वजह से एलर्जी, कैंसर, हार्ट डिजीज़ वगैरह भी होती हैं। नाउ फिर नेक्स्ट है हमारे पास में वाटर अ वंडर लिक्विड। अ वेरी लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर, है ना। बहुत बड़ा एरिया जो है वो पानी से घिरा हुआ है हमारे अर्थ के ऊपर, और उसको हम लोगों ने हाइड्रोस्फीयर बताया है। और बता रहा है कि भाई जो फ्रेश एयर है, फ्रेश एयर इज़ फाउंड इन रिवर, लेक्स, पॉन्ड्स एंड आइस एंड स्नो एट द पोल्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पुटअप हो रहा है आपका यहाँ से। और जो समुद्र में जो पानी है बेटा वो सलाइन वाटर है, वो खारा पानी है, वो हम पीने के काम में नहीं ले सकते। तो जो फ्रेश वाटर है मतलब जो मीठा पानी है वो कहाँ पे मिल रहा है हमें, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स और आइस के रूप में, स्नो के रूप में ये पोल्स के ऊपर जमा हुआ है। वाटर इज नीडेड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म बिकॉज ऑल लाइफ प्रोसेसेस आर द सेलुलर एक्टिविटीज़ एंड नीड वाटर। तो जितनी भी हमारी लाइफ प्रोसेस की जो एक्टिविटीज़ हैं उनको कंप्लीट करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत होती है। इसके बाद में फिर वाटर पॉल्यूशन के बारे में बताया। ये हम लोग जूनियर क्लासेस के अंदर से ही पढ़ते हुए आते हैं कि वाटर पॉल्यूशन क्या है, कि बेटा सीवेज से निकला हुआ जो पानी है, इसके अलावा सिटीज़ और टाउन से निकला हुआ जो पानी जो उनकी फैक्ट्रीज से निकलता है, सिटीज़ में, टाउन्स में जो फैक्ट्रीज हैं उनसे जो पानी निकल रहा है, हार्मफुल केमिकल्स जो निकल रहे हैं, है ना, इन सब की वजह से ये सब कहाँ डाल दिए जाते हैं, ये लेक्स में डाल दिए जाते हैं या ये रिवर में डाल दिए जाते हैं। उसकी वजह से पानी जो है वो गर्म हो जाता, उसका जो टेम्परेचर है वो चेंज हो जाता है और जो वाटर है ना, उसका जो कंपोनेंट्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। इसकी वजह से हम कह सकते हैं कि जो पानी है वो ख़राब हो गया है और उसे हम वाटर पॉल्यूशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में सॉइल, फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। वाटर पॉल्यूशन से रिलेटेड मैं आपको एक रीसेंट केस ज़रूर शेयर करना चाहूँगी। बेटा देखो, अभी गंगा जो रिवर गंगा जो है उसको वो बहुत ज़्यादा पॉल्यूट हो गई थी, बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो गया था उसमें, तो उसको साफ़ कराया गया है ना। और ये जो
साफ़ कराने का जो प्रोसेस था वो कई सालों तक चला और उसके बाद में एट प्रेजेंट जो है अब उसे प्रदूषण रहित करने का जो कार्य है वो काफ़ी अच्छे लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास में सॉइल है और सॉइल के लिए बताया जा रहा है कि भाई फॉर्मेशन ऑफ सॉइल किस तरीके से होता है, तो इसकी स्टडी जो है वो हम हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर करेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच बेटे।